अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अब्बा का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यूं अब्बा ने जिसका कर्ज देना था वो मुझे उठा कर ले गए और फिर ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि उनके पास मेरे जैसी 17 लड़कियां थीं जो कंवारी और खूबसूरत थीं। मुझे देखते ही मेरे जिस्म पर हल्दी लगाने लगी और बोली, तुम तो सबसे खुश नसीब हो, रानी बनोगी रानी। मैं उसकी बात न समझी, पर जैसे ही रात हुई इन सब ने मर्दाना कपड़े पहन लिए। मेरी जान निकलने लगी जब वो सब मेरा नाम चांदी है। मेरी इस वक्त उम्र 25 साल है और मैं बहावलपुर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा था। मेरे गांव में लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और हर किसी की जमीन थी। कुछ लोग इन जमीनों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे क्योंकि इनके पास जमीनें बिल्कुल नहीं थी। मेरे अब्बू इसी गांव के रहने वाले थे, जबकि मेरी अम्मी बहावलपुर के एक इलाके की थी। वो इलाका रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, जबकि मेरी अम्मी मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर इस रेगिस्तान के मुसाफिरों को पिलाती थी। इनसे उन्हें कोई पैसा तो नहीं मिलता था, पर वो ये काम लोगों और मुसाफिरों की भलाई के लिए करती थी। मेरी अम्मी अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। ये उनकी ही दास्तान है जो वो मुझे सुनाती थी और मैं आपको उनकी जुबानी सुना रही हूँ। मेरी अम्मी अपना चेहरा ढांप कर रखती थी क्योंकि ये उनके इलाके का रवाज था और मेरी अम्मी की मंगनी अपने कजन से हो गई थी। इस मंगनी की हैसियत से वो अपना चेहरा किसी गैर को हरगिज नहीं दिखा सकती थी। मेरी अम्मी इस बात का बहुत एहतराम करती थी क्योंकि ये बड़े लोगों का मानना था। इस वजह से पानी पिलाते हुए वो अपना चेहरा ढांप लेती थी। मेरे अब्बू इस जमाने में अपने मालिक का अनाज बहावलपुर बेचने जाया करते थे। लोग 3 दिन के बाद वापस अपने गांव जाते थे। एक दफा वो अपने मालिक का अनाज बेचने रेगिस्तान का सफर कर रहे थे कि अचानक से डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया था। वो अपने काफले के साथ सफर कर रहे थे, पर इनका काफला बिखर गया था क्योंकि सबको अपने सामान की परवाह थी। मेरे अब्बू भी अकेले हो गए। डाकुओं ने इन पर हमला किया था और वो जख्मी हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपने अनाज को बचाने लगे। वो किसी तरह से वो कामयाब हो गए थे और डाकू इधर से जा चुके थे। काफी लोग जख्मी हो गए। मेरे अब्बू भी दर्द की वजह से बेहोश हो गए थे। मेरी अम्मी उस वक्त बाकी औरतों के साथ पानी पिलाने में मसरूफ थी जब उनकी नजर दूर एक शख्स पर पड़ी। मेरे अब्बू जख्मी थे तो वो उन्हें खेमे में लेकर गईं ताकि इनकी मरहम पट्टी हो सके। मेरे अब्बू को जैसे ही होश आया तो उनके सामने एक औरत अपना चेहरा ढांप कर खड़ी थी और इनकी मरहम पट्टी कर रही थी। मेरे अब्बू ने उनका शुक्रिया अदा किया, पर अचानक ही रेत के तूफान की वजह से मेरी अम्मी का चेहरा अब्बू को नजर आ गया। मेरे अब्बू ने पहली नजर में ही उनको पसंद कर लिया था। रेत के तूफान की वजह से न मेरी अम्मी वापस जा सकी न अब्बू का काम हो सका, तो सबको इसी जगह पर रुकना पड़ा। मेरे अब्बू ने उस वक्त ही अम्मी से इजहार कर दिया, पर मेरी अम्मी बौखलाने लगी थी क्योंकि वो किसी की मंग थी। मेरे अब्बू जवाब के मुंतजिर थे, पर अम्मी ने उन्हें बता दिया कि मैं किसी और की इमानत हूँ। कुछ दिन के बाद मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के घर अपना रिश्ता लेकर चले गए। मेरी अम्मी के घर वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल न बताई कि वो दोनों पहले से मिल चुके थे। बस इतना ही बताया कि वो किसी शरीफ घराने की बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। मेरे नाना ने मेरे अब्बू से अपना पेशा पूछा, तो इस पर जब उन्होंने बताया कि वो एक जागीरदार के अनाज के मुहाफिज हैं और इस अनाज को बेचते हैं, तो मेरे नाना बहुत खुश हो गए क्योंकि इन दिनों में ये काम बहुत अच्छा माना जाता था। इन लोगों के मुताबिक जो भी अनाज की हिफाजत करता है वो किसी भी चीज की हिफाजत कर सकता है। मेरे नाना मान चुके थे। मेरी अम्मी का मंगेतर अभी कोई काम नहीं करता था। मेरी अम्मी भी खुश थी। इस तरह इन दोनों की शादी हो गई। मेरी अम्मी गांव आ चुकी थी। इस जमाने में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का किस जगह रहता था, बल्कि सिर्फ लड़के का किरदार देखा जाता था, वो अपने आप को लेकर कितना संजीदा है। मेरी अम्मी को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो गांव आ चुकी थी। वो मुझसे ये भी कहती थी कि मेरे अब्बू ने उन्हें शादी के बाद खुश करने की बहुत कोशिश की थी। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से मेरी अम्मी उदास हो जाए। वो मेरी अम्मी की हर चीज का ख्याल रखते थे। शादी को 2 साल गुजर गए थे, पर मेरे अम्मी अब्बू को अभी तक खुशखबरी नहीं हुई थी। वो परेशान होने लगी कि आखिर क्या वजह हो सकती है। मेरे अब्बू उन्हें तसल्ली देते थे कि अगर नसीब में औलाद लिखी हुई तो मिल जाएगी, पर मेरी अम्मी की काफी सहेलियों को औलाद हो गई थी, जबकि इनकी शादी अम्मी के बाद ही हुई थी। मेरी अम्मी ने बहुत से वजीफे करना शुरू कर दिए ताकि उन्हें औलाद हो जाए।
वो रोज बाकायदगी से वजीफे करती थीं और हर चीज पर अमल करती थीं। कुछ दिनों के बाद उन्हें खुशखबरी हो गई। मेरी अम्मी ने ये बात मेरे अब्बू को बताई तो वो भी खुश हो गए थे। हमारे गांव में इस वक्त न बिजली थी और ना ही गैस वगैरह होती थी। इस वजह से बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। जबकि जिन लोगों के पास जमीनें होती थी वो अपनी जमीन पर बिजली और गैस चलाते थे, लेकिन हमारे पास अपनी जमीन बिल्कुल न थी। हम तो किसी और के सहारे पर थे और मेहनत मजदूरी करते थे। मेरी अम्मी को बहुत फिक्र होती थी कि कहीं उनकी औलाद को कुछ हो न जाए। वो सारा दिन यही सोचती थी कि अगर उनकी औलाद गैस बिजली के बगैर ना रह सकी तो वो क्या करेगी। कुछ अरसे के बाद मेरी पैदाइश हुई। मेरी अम्मी अबू बहुत खुश थे। मेरी अम्मी का कहना है कि उन्होंने मेरी पैदाइश पर पैसे जमा किए और इन पैसों से पूरे गांव वालों को मिठाई तकसीम की। सब हैरान होने लगे कि बेटी के पैदा होने पर कौन मिठाई तकसीम करता है, पर मेरे अम्मी अब्बू को औलाद किसी भी तौर पर कबूल थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरे अब्बू को दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि अब मेरा भी खर्चा होता था। मैं बहुत तंग होती थी क्योंकि मैं गर्मियों में पैदा हुई थी और बिजली ना होने की वजह से मुझे बहुत गर्मी लगती थी। मेरे अम्मी अब्बू काफी परेशान होते थे। इन्हीं दिनों में मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को मशवरा दिया कि वो किसी से उधार पैसे लेकर एक जमीन खरीद लें। मेरे अब्बू हैरान हो गए कि कर्ज लेने की उनकी कोई औकात नहीं, ना ही ऐसे हालात हैं, पर मेरी हालत बिगड़ने लगी। इस पर मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की बात मान ली और गांव के एक रईस से कुछ पैसे उधार ले लिए। मेरे अब्बू ने उनसे वादा किया था कि वो पैसे वापस करके मरेंगे। इस रईस ने मेरे अब्बू पर भरोसा कर लिया। मेरे अब्बू ने अब जमीन लेने की कोशिश जारी कर दी थी। वो छोटी सी जमीन लेना चाहते थे ताकि उन्हें बिजली और गैस मिल सके। मेरे अब्बू को काफी महीने लग गए थे और बहुत ही कोशिशों के बाद उन्हें एक जमीन मिल गई। अब जमीन पर काम करना था जिसके लिए पैसे नहीं थे। मेरे अब्बू ने दोबारा मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी ताकि उन्हें पैसे मिल सके। इन्हीं दिनों मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी। मेरी अम्मी मैके जाना चाहती थी लेकिन मेरे अब्बू ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि रेगिस्तान के इलाके में डाकुओं ने फिर से हमला कर दिया था और मेरे अब्बू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरी जान को खतरा हो। इसलिए उन्होंने मेरी अम्मी को मना कर दिया था और मेहनत मजदूरी से जो पैसे उन्हें मिले थे इस पर उन्होंने जमीन को एक छोटे से मकान में बदला था। उन्हें ये काम करते हुए 6 महीने लग गए थे क्योंकि ये काम उन्होंने अपने हाथों से किया था। वो खुद ही मिट्टी वगैरह लगाकर दीवार खड़ी करते थे, लेकिन अगले दिन जब भी जाते थे तो आंधी की वजह से वो दीवार गिर जाती थी। इस वजह से मेरे अब्बू दोबारा शुरू करते थे और 6 महीनों के बाद काम हो गया था। अब मेरे अब्बू ने बिजली और गैस का बंदोबस्त किया। कुछ कोशिशों के बाद ये काम भी हो गया था और हम लोग इस छोटे से मिट्टी के मकान में शिफ्ट हो गए। मेरे अम्मी अब्बू ने सुख भरा सांस लिया। अब मेरी हालत भी बेहतर होने लगी थी क्योंकि ये जमीन काफी सुनसान इलाके पर मुश्तमिल थी। इस वजह से यहाँ इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। मेरा सारा बचपन इसी घर में गुजरा था। मेरे अम्मी अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। इस जमाने में दाई ने मेरी अम्मी को कहा था कि अगर उन्होंने और औलाद की तो इस पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से कह दिया था कि मैं ही इन दोनों के लिए काफी हूँ और अब वो दोनों मुझ पर ध्यान देंगे। इस वजह से वो दोनों मेरी हर बात मानते थे और हर जिद पूरी भी करते थे। मैं जो भी खिलौने लाने का कहती अब्बू वापसी पर वही खिलौना लेकर आते थे। इनकी आधी आमदनी इसी पर लग जाती थी, जबकि मेरी अम्मी इस चीज के सख्त खिलाफ थी क्योंकि मैं दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे अब्बू की एक ये भी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे स्कूल में जाऊं, पर अच्छे स्कूल के लिए एक अच्छी रकम की जरूरत होती है जो कि मेरे अब्बू के पास बिल्कुल नहीं थी। मेरी अम्मी ने अब्बू को कह दिया था कि अब वो किसी से भी कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन मेरे अब्बू ने जब मुझे देखा कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है और मैं हर वक्त किताब पढ़ती रहती हूँ, तो उन्होंने दोबारा से इस रईस से कर्ज लेने का सोच लिया। मेरी अम्मी इस बार इस बात के खिलाफ थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से मेरे अब्बू के साथ उनका रवैया खराब हो जाए, तो वो इस बार खामोश हो गई थी क्योंकि पिछली बार वो ये सब चाहती थी और इस बार मेरे अब्बू ये सब चाहते थे। मेरे अब्बू ने रईस से कर्ज ले लिया। रईस ने उनसे ये भी कहा था कि उन्होंने अभी पिछला कर्ज भी वापस नहीं किया। मेरे अब्बू ने दोबारा वही बात की थी कि वो मरने से पहले कर्ज वापस कर देंगे। इस पर रईस ने उन्हें कर्ज दे दिया। इससे मैं अपने स्कूल की पढ़ाई आराम से हासिल कर सकती थी। मेरे अब्बू भी खुश हो गए थे। वो मुझे गांव के साथ वाले शहर में ले गए। इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला हो गया। मैं भी बहुत खुश हो गई थी। मैंने ये चीज नोट की थी
कि सब लोग बहुत खुश हैं और सबके पास अच्छी अच्छी किताबें और बैग हैं। मेरी ख्वाहिश भी जागी थी कि ऐसा बैग मेरे पास भी हो, इसलिए मैंने अपने अब्बू के सामने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भी मजबूर हो गए थे और वापसी पर उसी शहर से मुझे वो बैग दिलवाया। मैं बहुत खुश थी, जबकि गांव जाकर अम्मी ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैं बचपन से ही ऊंचे ख्वाब रखती थी और यही चाहती थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सके। इस वजह से मैं 5 साल की उम्र से ही ढीठ बन गई थी। अब हर बार यही होता था, मुझे जो भी चीज चाहिए होती थी मेरे अब्बू वो पूरी कर देते थे, जबकि मेरी अम्मी उन्हें मना करती रहती थी कि हमारी इतनी औकात नहीं कि मुझ पर खर्च कर सकें, जबकि अब्बू मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। इसी तरह जिंदगी की गाड़ी चलती रही और मैं 9वीं जमात में पहुंच गई। हमारे घर के हालात कुछ हद तक ठीक हो गए थे, पर मैं घर वालों को जब भी देखती थी तो मुझे एहसास से कमतरी होने लगती थी। मेरा दिल करता था कि मैं शहर ही चली जाऊं और बाकी लोगों की तरह शहर वाली जिंदगी जीऊं, अपनी मर्जी से सुबह उठा करूं और मुझे कोई भी रोक टोक ना पाए। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो भी इस वजह से हुई थी क्योंकि उससे मेरी सच्चाई नहीं मालूम थी कि असल में मेरा ताल्लुक गांव से है। मैं शहर में हमेशा यही सबको बताती थी कि मेरे अब्बू गांव के वडेरे हैं और चौधरी हैं। शहर में वडेरों और चौधरियों की बहुत इज्जत होती थी और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। 9वीं जमात में आकर जब हमारे यूनिफॉर्म बंद हो गए, अब मुझे यही चीज तंग कर रही थी कि मेरे घर के कपड़े बिल्कुल भी इस हाल में नहीं हैं कि उन्हें स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने अपनी दोस्त अलीजे से बात की कि मेरे घर में सख्ती से मना है कि मगरबी लिबास नहीं पहन सकते, इसलिए मैं स्कूल नहीं पहन के आ सकती। वो मुझसे कहने लगी कि मैं अपने अब्बू से 20,000 रुपए ले लूं और फिर स्कूल के बाद हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। मैंने उसकी बात मान ली, पर मैं ये भी जानती थी कि इतनी बड़ी रकम मुझे किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती। मैं घर आई तो यही सोचती रही कि क्या किया जाए। मुझे अब एक बहुत बड़ा स्टेप लेना था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि ऐसा करना चोरी के जमरे में आता है। लेकिन मेरे सर पर अच्छे अच्छे कपड़ों का भूत सवार था, इसी वजह से मैंने ये कदम भी उठा लिया। और जैसे ही रात को बिजली बंद हुई तो मैंने अपने अब्बू के कपड़ों से उनकी सारी कमाई एक ही बार में निकाल ली। वो शायद 20,000 से भी ज्यादा रकम थी, पर मैंने सारी ले ली क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैं अगले दिन का इंतजार करने लगी और अम्मी अब्बू से कह दिया था कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसकी वजह से मैं लेट आऊंगी। वो दोनों क्लास और पढ़ाई के मामले में बिल्कुल अच्छे थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसी वजह से वो दोनों आराम से मान गए थे। मैंने स्कूल जाकर देखा तो मेरे पास अब 50,000 रुपए थे। मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं क्योंकि ये रकम इतनी थी कि मैं एक महीने के लिए आराम से ऐश कर सकती थी। मैंने अलीसे को बताया कि मेरे अब्बू ने मुझे 50,000 आराम से दे दिए हैं। वो भी मेरे अब्बू की तारीफ करने लगी। हम दोनों स्कूल से छुट्टी के बाद एक मॉल में गए थे। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा इतना महंगा मॉल देखा था। मेरा चेहरा हैरानी से खिल उठा। अलीसा मुझे एक बहुत ही अच्छे ब्रांड पर लेकर गई। यहाँ सिर्फ मगरबी लिबास थे। मैं उनकी कीमत देखकर हैरान हो गई। मैं तो 50,000 से एक महीना ऐश करने का सोच रही थी, लेकिन ये कपड़े तो मुश्किल से इन पैसों के आने वाले थे। मेरी कोशिश थी कि मैं सेल से कपड़े खरीद लूं, पर अलीसे कहने लगी कि ये शॉप उसके भाई के दोस्त की है, इसलिए उसे डिस्काउंट हो जाएगा। अलीसे ने शॉपकीपर से बात की और अपने भाई रोहान का जिक्र किया, पर शॉपकीपर कहने लगा कि भाई को बुलाओ तभी डिस्काउंट मिलेगा। मेरी दोस्त भी परेशान हो गई। वो मुझसे इजाजत लेने लगी कि क्या मुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर उसका भाई भी आ जाए। मुझे तो अपने ड्रेस सस्ते दामों चाहिए थे, इसलिए मैंने फौरन ही कह दिया कि ये कोई पूछने वाली बात है, वो अपने भाई को बुला सकती है। उसने अपने भाई को फौरन ही फोन किया। उसके भाई को आधा घंटा लगा था, इसी वजह से हमने उसका इंतजार किया। जब अलीजे ने आइसक्रीम खाने की बात की तो मैं उससे इनकार न कर सकी और हम दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन अचानक से ही उसके कपड़ों पर आइसक्रीम गिर गई। वो बहुत परेशान होने लगी कि अब क्या करे। मैंने उससे कहा कि वो वॉशरूम जाकर वॉश कराए, लेकिन उसके भाई की कॉल आ गई थी। वो शॉप में पहुंच गया था। मैंने उससे कहा कि मैं शॉप में चली जाती हूँ और वो वॉशरूम चली जाए, तो उसने मेरी बात मान ली। मैंने आइसक्रीम खत्म की तो शॉप में पहुंची, जिधर उसका भाई रोहान शॉपकीपर से बात करने में बिजी था। मैंने उसके भाई को पहली दफा ही देखा था, जो कि देखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसका कद-काठ भी बिल्कुल परफेक्ट था। वो काफी अच्छी शख्सियत का मालिक था। वो इकलौता बेटा था और पढ़ाई छोड़कर बिजनेस संभालने में अपने अब्बू का हाथ बटाता था। ये बात मुझसे अलीसे ने ही की थी।
मैं उसके पास जाने लगी थी और उसे हाय कहा। जब वो मुझे देखने लगा, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो भी मेरे बारे में अलीसे के जरिए कुछ ना कुछ जानता था। उसने हाय की बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे पहले तो थोड़ी देर झिझक हुई, लेकिन फिर मैंने भी उससे हाथ मिला लिया। वो मुझे ही बगौर देख रहा था। मैंने अपने ड्रेस का बिल बनाने का कहा। इस पर रोहान मुझसे कहने लगा कि हम दोनों पहली मर्तबा मिले हैं, तो ये सारे ड्रेस उसकी तरफ से होंगे। मैं हैरान हुई और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गई कि 50,000 बच जाएंगे, पर मैंने मसनूई तौर पर उसे इनकार कर दिया कि मैं अपने पैसों से ही लूंगी। लेकिन रोहान जिद करने लगा था और उसने मुझसे कहा कि अलीज़ा को मालूम नहीं होगा। अगर मैं इस चीज से डर रही हूँ तो अलीज़ा को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। इस पर मैंने उसकी बात मान ली और उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा था ताकि वो समझ जाए कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा है। वो भी उसे शायद मेरी मासूमियत समझ रहा था, पर मैं भी अपना अलग गेम खेल रही थी। उसने मेरा बिल दिया और मैंने सारे शॉपर पकड़ लिए। अलीज़ा भी वापस आ गई थी। अब वो मुझे अपने साथ जाने पर तैयार करने लगे, जो कि मैं भूल कर भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी सूरत भी नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरी हैसियत का पता चल सके। मैंने बहाना बना दिया कि मैं स्कूल जाऊंगी, और अगर वैन वाले अंकल को आने का ना कहा होता तो जरूर उनके साथ ही जाती। वो भी समझ गए और मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर दिया। मैं वो शॉपर लेकर वापस अपने घर आ गई थी। वो शॉपर मैंने वैन में ही अपने बैग में मुश्किल से घुसाए थे, और अम्मी को बाहर जाता देखकर मैंने जल्दी ही अपनी खुफिया जगह पर रख दिए। मुझे अम्मी अब्बू काफी परेशान लग रहे थे। मैंने अम्मी से अब्बू का पूछा कि वो किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब्बू रईस के पास जा रहे हैं। मैं समझ गई थी कि अब्बू रईस से दोबारा कर्ज लेने जा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि उन्हें पैसों का मालूम हो गया है कि मुझे अब अनजान बनना था। इसी वजह से मैंने उनसे वजह पूछी तो वो परेशानी से कहने लगी थी कि रात को पैसे चोरी हो गए और वो पैसे मेरे स्कूल की फीस के थे। मुझे शौक लगा कि मैंने अपने स्कूल की फीस के पैसे चुराए हैं, पर मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। एक दफा मेरे दिल में गया कि मैं ये पैसे वापस रख लूं, लेकिन अब जो होना था वो हो गया था, और अब्बू को कर्ज भी मिल रहा था। इस बात का सहारा था। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे अब्बू कितनी मुश्किल से कर्ज लेते हैं, उन्हें कैसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। इस बार रईस ने मेरे अब्बू को धमकी दे दी थी कि अगर कर्ज वापस ना मिला तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा और मुझे मार देगा। मेरे अब्बू परेशान हो गए क्योंकि ये बात मुझ पर आ गई थी। इस रईस ने मेरे अब्बू को 3 महीनों का वक्त दिया कि अगर 3 महीनों के अंदर अब्बू कर्ज वापस नहीं करते तो मेरी जान को खतरा था। मैं भी सहम गई थी और अब्बू को ही समझाने लगी थी कि उससे कर्ज क्यों लिया है। मैं दोनों से नाराज हो गई थी। वो मुझे समझाने लगे थे कि ये सब उन्होंने मेरे लिए किया था। मैंने उनसे कह दिया था कि इस सब से डरकर मैं स्कूल जाना नहीं छोड़ सकती। मैंने यही तरीका अपनाया और स्कूल की इजाजत ले ली थी, क्योंकि मेरे अब्बू मेरी जान जाने के डर से मुझ पर कर्फ्यू लगाना चाहते थे। मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती थी, पर मैं 6 बजे स्कूल पहुंच जाती थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े बदलने होते थे। मैं यही तरीका अपनाती थी और स्कूल पहुंचते साथ ही मैं वॉशरूम जाती और अच्छे कपड़ों में आती थी। इसके साथ ही अपने बाल भी खोल लेती थी, जबकि अपनी अम्मी की चुराई हुई सुर्खी को अपने होंठों पर लगाती थी। इस तरह मेरी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते थे और मैं सच में चांदनी लगने लगती थी। सारी लड़कियां मेरी तारीफ करती थी और अलीज़ा भी हैरान हो जाती थी। मैं अब अलीज़ा को भी अच्छे खाने खिलाने लगी थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं ये काम कर सकूं। अलीज़ा भी बहुत खुश हो जाती थी। कुछ दिन के बाद ही मेरी सालगिरह थी और अलीज़ा ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि वो इस सालगिरह पर मुझे बहुत बड़ा तोहफा देगी। मैं भी हैरान हो जाती थी कि इतना बड़ा क्या तोहफा हो सकता है जो वो मुझे देने वाली है, लेकिन वो यही कहती थी कि पहले मैं उससे अच्छी सी पार्टी दूं तो मुझे तोहफा मिलेगा। अब मैं अपनी सालगिरह का सोचने लगी थी कि कैसे सब अरेंज करूंगी। मुझे ये पार्टी शहर में ही करनी थी, इतना मुझे पता था। मैंने अब पैसे बचाने शुरू कर दिए। इन्हीं दिनों में मेरे 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान शुरू होने वाले थे। मैंने अपनी अम्मी अब्बू से बात कर ली थी कि मुझे पेपर की तैयारी के लिए शहर जाकर रहना है। मेरी अम्मी इस बात के खिलाफ हो गई थी और कहने लगी थी कि मैं किसी सूरत भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम सबको ही अब रईस से खतरा था। मेरी जान भी जा सकती थी, पर मैंने जिद लगा ली थी और अपने अम्मी अब्बू को समझाना शुरू किया कि अगर मैं अभी शहर चली गई तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वो भी मेरी बात समझ गए थे।
और मैं 1 माह के लिए शहर जाने के लिए तैयार होने लगी थी। मेरे अब्बू मुझसे पूछने लगे थे कि मैं शहर में कैसे रहूंगी। जब मैंने उनसे कह दिया कि मैं अपनी दोस्त अलीसे के साथ रहूंगी, वो मेरी बात मान गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने लिए किसी होटल में एक रूम खरीद लूंगी। मैं अब तैयारी करने लगी थी और मैंने अलीसे को अपने शहर आने का कह दिया। इस पैसों से अपने लिए एक होटल का रूम बुक करवा लिया, जिसमें अलीसे ने मेरी मदद की थी। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल ही बदल लिया था। अब मैं अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुली फजा में सांस ले रही थी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार थी, लेकिन मेरे अंदर एक एहसास था कि मैं अपने अम्मी अब्बू को धोखा दे रही हूँ, पर मैं अपनी इज्जत नफ्स को भी खत्म नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा था। जिस दिन मेरी सालगिरह थी, उस दिन मैंने इसी होटल का हॉल बुक करवाया और अच्छा अरेंज किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बस मैंने खुद किया था। मैंने गुलाबी रंग की मैक्सी पहन ली और बिल्कुल हूर परी लग रही थी। मैं खुद ही तैयार हुई थी। मेरी सारी दोस्तें आ गई थी, जबकि अलीसे अभी भी नहीं आई थी। मैं इसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मेरी नजर बाहर गई तो एक कार वहां आकर रुकी थी। इसमें अलीसे फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि साथ ही उसका भाई बैठकर ड्राइव कर रहा था। अलीसे ने मुझे इशारा किया और अपनी जानिब बुलाया था। इसका भाई मुझे ही देख रहा था। ये बात मुझे हैरान कर रही थी। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो उसने मुझे गले से लगाया और मुबारकबाद भी दी थी। कुछ देर बाद उसके भाई ने भी मुझे मुबारकबाद दी और कहने लगा था कि अलीसे जो गिफ्ट देगी वो गिफ्ट उसकी तरफ से भी है। मैं हैरान हुई थी। अलीसे ने फिर मुझे बताया कि वो गिफ्ट रोहान यानी उसके भाई ने ही पसंद किया है। दूसरी तरफ मेरे अम्मी अब्बू को रईस ने धमकी दी थी कि उन्होंने मुझे छुपा दिया है, अब इसका अंजाम बुरा होगा। मेरे अब्बू परेशान हो गए थे और कहने लगे थे कि वो कर्ज वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। रईस कहने लगा कि कर्ज जब तक वापस नहीं होगा तो उन्हें मुझे रईस को देना पड़ेगा। मेरे अम्मी अब्बू परेशान हो गए थे और मेरे अब्बू ने रईस को कह दिया था कि 20 दिन के बाद मैं रईस के पास होंगी, जबकि मैं इस वक्त अपनी सालगिरह मना रही थी। अलीसे को मैं अंदर लेकर आई और हम सब ने केक काटा। मैंने सबको बारी बारी केक खिलाया था और सब ने मुझे तोहफे दिए थे। मुझे सबके तोहफे बहुत पसंद आए। अलीसे ने मुझे तोहफे में मोबाइल फोन गिफ्ट किया। मैं बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि हमारी फैमिली में मोबाइल लड़की को देने का रवाज नहीं, इसी वजह से मेरे पास मोबाइल नहीं है। वो इस वजह से मुझे तोहफे में मोबाइल देने का सोच रही थी और उसने ये भी बताया था कि ये आइडिया उसे उसके भाई ने दिया था। मैंने उसे बोल दिया था कि अपने भाई को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। सब लोग ही चले गए थे। मैं भी अपने रूम में आ गई। मैंने तोहफों को संभाल कर रख दिया था, जबकि अब मोबाइल फोन लेकर बैठ गई थी। मुझे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा मोबाइल मेरे हाथ में आया था। मैं काफी अजीब महसूस कर रही थी, पर परेशानी की बात यह थी कि मुझे इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं अभी भी मोबाइल को टटोल कर देख रही थी जब अचानक से मोबाइल बजने लगा और डर की वजह से मेरे हाथ से छूट गया। मैं काफी सहम गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मोबाइल अभी भी बज रहा था। इसकी स्क्रीन पर किसी का नंबर था और मुझे मालूम हुआ कि इसके अंदर सिम पहले से मौजूद है। मैंने मोबाइल दोबारा हाथ में लिया, लेकिन अब मोबाइल बजना बंद हो गया था। मुझे काफी खौफ आने लगा कि न जाने कौन था और क्या चाहता है। मैं सोने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मैंने अगले दिन ही पेपर देने जाना था। अचानक ही एक बेल बजी तो मैंने मोबाइल खोल कर देखा, जब किसी का मैसेज आया हुआ था। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये रोहान था जो कॉल कर रहा था, क्योंकि मैसेज में उसने यही लिखा था कि मैं रोहान हूँ, पर मैं सो गई थी। इसके बाद अगले दिन पेपर देने चली गई। रात को दोबारा उसकी कॉल आई थी। मैं पहले बहुत झिझक रही थी कि इसकी कॉल नहीं उठानी चाहिए, जबकि फिर मुझे ख्याल आया था कि ये मोबाइल का आइडिया रोहान का था और मैं उसकी कॉल ना उठाकर इसके साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। मैंने इसकी कॉल उठा ली। कुछ देर तक हमारी सलाम दुआ हुई और फिर उसने मुझे कहा कि मैंने उसका सही से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मैं तो हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने उसका शुक्रिया उसके मुंह पर अदा किया था। मैं उसकी बात का मतलब जान नहीं पाई, लेकिन बस उसे इतना ही कहा कि मैं उससे कॉल करके बात नहीं कर सकती हूँ। वो मुझसे वजह पूछने लगा। जब मैंने उससे कहा कि ये सब गलत है और मेरी फैमिली इस मामले में बिल्कुल सख्त है, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो मुझसे ये मोबाइल वापस ले ले, लेकिन उसने कहा कि ये मोबाइल मेरे काम का है और वो आज के बाद फोन नहीं करेगा।
मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि कहीं उसे बुरा न लगा हो, पर मेरे लिए बिल्कुल ठीक था क्योंकि मेरे पेपर हो रहे थे और मैं अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर देना चाहती थी। कुछ दिन के बाद ही मेरे पेपर खत्म हो गए और अब मुझे वापस घर जाना था, यानी फिर से वही गांव की जिंदगी गुजारनी थी। मैं एक तरफ बहुत खुश थी कि 1 माह बाद अब मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलूंगी, पर मैं परेशान भी थी कि दोबारा से मुझे दिखावे करने पड़ेंगे कि मैं स्कूल पहुंच गई थी, क्योंकि मैंने स्कूल से ही वापस गांव जाना था। कुछ देर के बाद मैं गांव पहुंची और अपने अम्मी अब्बू से मिली। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही मुझे मिलकर बहुत रोने लगे, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ तो हुआ है। मैंने अपने अब्बू से पूछा कि क्या बात है, वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं। जब वो कहने लगे कि वो मुझे रईस के पास लेकर जा रहे हैं, मैं शॉक हो गई थी। मुझे हैरत का झटका लगा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि मैं इस रईस के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। मैंने इतना सुन रखा था कि वो रईस पहले ही बहुत सी लड़कियों को अपने पास बुला चुका है, लेकिन उन्हें वापस कभी नहीं भेजा। पर मेरे अब्बू कहने लगे कि अगर मैंने बात न मानी तो उससे मेरी जान को खतरा हो सकता है और रईस मुझे मार देगा। मैंने जिद लगा ली थी कि मैं बिल्कुल भी रईस के पास नहीं जा सकती हूँ, पर मेरी अम्मी भी मुझ पर गुस्सा करने लगी थी कि मैं काश इस दुनिया में ना आई होती। मैं जब से आई थी तब से ये मुसीबत उनका मुकद्दर बन गई थी। मुझे काफी शौक लगा था, मुझे रोग लग गया था। मेरी अम्मी जज्बाती हो गई थी। मेरे अब्बू ने मेरा वही सामान उठाया जो मैं शहर से लेकर गई थी। इसमें वो मोबाइल फोन भी मौजूद था। अब वो मुझे जबरदस्ती लेकर जाने लगे थे। जब मैंने दोबारा से रोक दिया था कि अगर रईस खुद आकर ले जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे अब्बू मुझे खुद लेकर जाएं। मेरी अम्मी ने मेरी बात मान ली। मेरी अम्मी को शक था कि कहीं मैं रात को भाग ना जाऊं। जब ही वो मुझ पर पहरा देने लगी और रात को मुझे निकलने का मौका नहीं दिया। मैं सारी रात यही कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मुझे इस जगह से निकलने का मौका मिल जाए, पर कोई चारा न था। मेरी अम्मी किसी न किसी बहाने से आ जा रही थी। मैंने दिल में दुआ की थी कि वो रईस कल ना आए और इस तरह मुझे छुटकारा मिल जाए। पर जैसे ही मैं अगले दिन सोकर उठी तो रईस के लोग हमारे घर तोड़फोड़ करना शुरू हो गए थे। मेरे अब्बू ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की कि वो मुझे लेकर जाने वाले थे, पर वो लोग ना रुके और उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। अचानक ही एक बंदे की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे एक झटके से अपने पास कर लिया। वो मुझे लेकर जाने लगा था, जबकि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपना बैग पकड़ लिया। मेरे अब्बू मुझे बुलाते रहे थे, आवाजें देते रहे, पर मैं उनके पास न जा सकी थी। वो लोग मुझे एक बंद कार के अंदर बिठा चुके थे। जबकि एक शख्स की नजर मेरे बैग पर पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसे शक हो गया हो, पर मैंने उसे कह दिया था कि मेरे इस बैग में मेरे कपड़े हैं, तो वो भी चुप हो गया था। कुछ देर के बाद वो कार एक आलीशान हवेली के सामने रुकी थी। वो हवेली बहुत ही वसी थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मुझे इतनी बड़ी इमारत को देखकर काफी खौफ आ रहा था, पर मैंने इस खौफ को किसी के सामने जाहिर नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ से भागना चाहती थी और ये काम तभी हो सकता था जब मैं इन सब का एतमाद जीत लेती। इसलिए मैंने हिम्मत से काम लिया। वो लोग मुझे एक बहुत बड़े रूम में छोड़कर जा चुके थे। मैं हैरान हो गई क्योंकि इस रूम में मेरे जैसी 17 जवान लड़कियां थीं। वो सारी भी खूबसूरत थीं, पर मुझे देखकर वो सब काफी हैरान हुई थीं कि मैं भी उनमें शामिल होने वाली हूँ। इतनी देर में एक आदमी ने उनमें से कुछ लड़कियों को अपने पास बुलाया और हल्की आवाज में इन सबको कुछ कहा था, जिसकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो लड़कियां मुझे बनाव सिंगार करने के लिए लेकर जा रही थीं, पर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मैंने उनसे पूछा जब वो मेरे बाजू पर कुछ लगा रही थी। मेरे पूछने पर वो बताने लगी कि मैं तो रानी लगूंगी। मुझे उनकी बात की समझ न आई। इस पर उन लड़कियों ने बताया कि आज मेरे लिए खास दिन है और मैं रईस के सामने पेश की जाऊंगी, इसलिए मुझे तैयार किया जा रहा है। मैं शौक हो गई थी, जबकि वो सब खुश थीं कि उनकी शामत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ देर के बाद इन सब ने मर्दाना कपड़े पहन लिए थे। महफिल लग चुकी थी और वो लड़कियां किसी से भी पहचानी नहीं जा रही थीं। अब मेरी शामत आने लगी थी। मैं भी यही चाहती थी कि किसी तरीके से मैं भी सबसे बचकर मर्दाना लिबास पहन लूं और किसी से भी ना पहचानी जाऊं, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। मैंने हिम्मत की और दोबारा से एक रूम में चली गई। कुछ देर की कोशिश के बाद ये सब करने में मैं कामयाब हो गई थी, पर अब मुझे अपने सामान के पास जाना था ताकि यहाँ से भागने का तरीका जो मैंने अपनाया है इस पर अमल कर सकूं। मैं बच बचाकर ये भी कर चुकी थी। अब एक वीरान सी जगह पर पहुंच गई थी। मुझे अब अपने मोबाइल को निकालना था
मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि मैं अब अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से रईस को दोबारा मालूम हो सकता था, और अगर वो ना भी आता तो मेरे अम्मी अबू ने मुझे जबरदस्ती भेज देना था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर रोहान का नंबर मिलाया। एक कॉल जाने पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया था। एक वही था जो मुझे इस दलदल से निकाल सकता था। मैंने उसे फिर से कॉल लगाई थी। कुछ ही देर बाद उसने कॉल उठाई और मुझसे कहने लगा था कि ये कोई मौजज़ा ही है जो मैंने उसे कॉल की। पर मेरी हकलाती आवाज सुनकर वो भी फिक्रमंद हो गया और मुझसे सारी बात पूछने लगा। मैंने उसे यही बताया कि मेरे गांव के किसी गुंडे ने मुझे अगवा कर लिया है और अब मेरी पूरे गांव में बदनामी हो गई है। इस वजह से अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। वो हैरान हुआ था कि मेरे अब्बू गांव के वडेरे हैं, पर मैंने उसे मजीद बताया कि इस वजह से मेरे अब्बू अब मेरे साथ इज्जत की आड़ में कुछ गलत कर देंगे। रूहान मेरी बात सुनकर काफी हैरान हुआ। मैंने उसे फौरन ही गांव की मेन सड़क पर आने को कहा, जिधर मैं उसका इंतजार कर रही थी। वो भी मेरी मदद करने को तैयार हो गया। मैं उसका इंतजार करने लगी थी। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। रूहान आधे घंटे बाद पहुंच गया था और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मुझे अपना भेस बदलना पड़ा। रूहान मुझे शहर लेकर जाने लगा। मैं सारे रास्ते रोती रही थी। रूहान ने मुझे रोता हुआ देखा तो टिश्यू मेरे सामने किया ताकि मैं अपने आंसू साफ कर सकूं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी बहुत मदद की है, पर मैंने उसे ये बात अलीजे को बताने से मना की। वो उसे यही कहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से बिलावजह परेशान हो। रूहान मुझे अपने घर लेकर जाने की जिद करने लगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अलग फ्लैट में रहूं, लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार मैं रूहान से भी नहीं कर सकती थी। रूहान अब सोचने लगा था कि वो क्या करे, क्योंकि मेरी हिफाजत भी बहुत जरूरी थी। इसलिए उसने मुझे बताया कि उसके अब्बू का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और अगर मुझे डर ना लगे तो मैं फार्म हाउस पर रह सकती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर शौक थी कि मैं किसी भी जगह अकेली नहीं रह सकती थी। रूहान भी मेरी बात समझ चुका था। जब भी उसने मुझे होटल रहने को कहा, मुझे वही होटल याद आ गया था जिसमें मेरी सालगिरह मनाई गई थी, पर इस बार मेरे पास कोई पैसा नहीं था जिससे मैं आराम से रह सकती थी। ये बात मैं रूहान को भी नहीं बताना चाहती थी, इसी वजह से मैंने इनकार कर दिया था और रूहान से कहने लगी थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो गुंडे मेरा पीछा करते कहीं भी आ सकते हैं। रूहान को काफी परेशानी होने लगी थी। इसी वजह से उसने फार्म हाउस की जानिब अपनी कार मोड़ ली थी। मैं भी जानती थी कि वो फार्म हाउस ही लेकर जा रहा है। तकरीबन 3 घंटे के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंचे। ये इलाका काफी सुनसान था और जंगल के पास था। रूहान ने मुझे फार्म हाउस के अंदर आने का कहा। मैं काफी सहमी हुई थी। इसने मुझे रिलैक्स रहने का कहा और खुद किचन में चला गया। मुझे इतना अंदाजा था कि वो अब किचन में कुछ खाने के लिए बना रहा था। कुछ देर के बाद वो नूडल्स के साथ किचन से बाहर निकला था। मुझे सच में भूख लगी थी। मैंने उससे मिन्नतें करवाने की बजाय जल्दी से ही वो सब खा लिया था। वो भी हैरान था। मुझे और नूडल्स लेने का बोलने लगा, पर मैंने उससे कहा कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। वो मुझे मेरा रूम दिखाने लगा। वो रूम काफी अच्छा था, बल्कि पूरा फार्म हाउस ही बहुत प्यारा था। उसने मेरे लिए खानसामा का बंदोबस्त किया और कुछ देर के बाद वापस चला गया। मैं इस फार्म हाउस में अकेली थी, पर मुझे बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि फार्म हाउस में हर चीज मौजूद थी जो मेरी बोरियत दूर कर सके। कुछ चीजें तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी थी। मैंने एलईडी चलाने की कोशिश की, पर मुझसे बिल्कुल भी न चली। मेरे सामने इस वक्त वो सारी चीजें मौजूद थीं जो मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी, लेकिन फर्क इस वक्त इतना सा ही था कि ये सब चीजें मेरी बिल्कुल भी नहीं थीं। मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। रूहान मेरा भरपूर ख्याल रखता था। वो रोजाना मुझे देखने के लिए आता था। मेरा दिल इस फार्म हाउस में लगने लगा था, पर मैं नहीं जानती थी कि कब तक मैं यहाँ मौजूद रहूंगी और आगे क्या होने वाला था। रूहान और मैं एक दूसरे को समझने लगे थे। हमारे बीच गहरी दोस्ती हो रही थी। मैं उसको दोस्ती का नाम ही देना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि रूहान इस दोस्ती को किसी और नजर से देखने लगा था। मुझे काफी शौक लगा था जब एक दिन मैं इस फार्म हाउस में मौजूद थी और अचानक ही दरवाजा खुला। मैं पहले तो बहुत शौक हो गई थी कि क्या हुआ है, लेकिन अचानक ही रूहान नजर आया, जो कि होश में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसकी चाल बिल्कुल बदली हुई थी। वो धीरे धीरे से मेरे करीब आने लगा। जब मुझे एहसास हुआ कि वो नशे में था, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि रूहान इस हद तक जा सकता है।
मैंने सोचा तक न था कि मुझे सबका सामना करना पड़ेगा। रूहान अपनी लड़खड़ाती जुबान से कुछ कह रहा था। मुझे यही सुनाई दिया कि वो न जाने कितने दिन से इस पल का इंतजार कर रहा था और ये पल आखिर आ ही गया। ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मुझे अपनी जान और इज्जत खतरे में लग रही थी। मैंने जल्दी से ऊपर की जानिब भागना चाहा जब उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा था कि मैं बचकर नहीं जा सकती। मैं और भी परेशान होने लगी कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपना हाथ छुड़वाने की काफी कोशिश की थी, जबकि इस पर हिवस सवार हो गई थी। मैं पूरी तरह उसका शिकार बनती गई। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था, लेकिन जो भी था ये सब काफी गलत था। मुझे मेरे अम्मी अबू याद आने लगे। काश कि इस वक्त मैं वहां होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। मैं यही सोच रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं दुनिया में वापस आई हूँ। मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा ली। रूहान अभी भी बेहोश था या फिर सो रहा था, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया और खाली हाथ भागने लगी। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे था। मैं किसी पनाह की तलबगार थी। मुझे दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उसी जगह बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर छत थी। मुझे कुछ सहारा हुआ था, पर इस सब का मेरे दिमाग पर बुरी तरह असर हुआ था। मैं जोर से चिल्लाने लगी थी। एक औरत मेरे पास आई थी और मुझे दिलासा देने लगी। मैं फिर से बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों के बाद मैं कुछ संभल गई थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी जुबान से कुछ निकल पाता। मैं सदमे में चली गई थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं किस शहर में हूँ। बस सारा दिन ऐसे ही पड़ी रहती थी। लेकिन मुझे कुछ याद था तो अपने अम्मी अबू ही याद थे। मैं आए दिन आंसू बहाती रहती कि काश मैं इतनी नाफरमान ना होती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। मेरे अंदर हिम्मत पैदा होने लगी। जब मैंने उस औरत से पूछा कि मुझे यहाँ रहते कितना अरसा हो गया है, तो वो कहने लगी कि 1 साल हो गया है। मैं शौक हो गई थी। मैं उसके सामने अपनी अम्मी अबू का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि ये शहरी इलाका है और यहाँ किसी ने भी मेरे अम्मी अबू को नहीं देखा। मेरे अंदर एक उम्मीद बाकी थी। मैंने वापस जाने की तैयारी शुरू की। मैंने जिधर से शुरुआत की थी मैं वहीं से इख्तिताम करना चाहती थी। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस गांव गई थी। मैं अपने घर के सामने खड़ी थी, जबकि अंदर से मेरी अम्मी की बजाय एक खातून बाहर निकली और अगले ही लम्हे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी जब उसने कहा कि वो 2 लोग थे, इस मकान में रहते थे। रईस ने उनका कत्ल कर दिया है।